50 मैरी मी सिली गर्ल। दूसरी तरफ कॉलेज में अंतरा की क्लास चल रही थी और वो अपने पढ़ाई पर फोकस थी, पर आज उसका मन कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा पहली बार उसके साथ हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। पर फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आकर अपने लेक्चर पर ध्यान देने लगी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज में ध्रुव के केबिन में ही ध्रुवी का केबिन बनाया गया था, जिसमें दोनों साथ में ही उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय ने केबिन का गेट नॉक किया। इस पर ध्रुव कैजुअली बोला, कम इन। ध्रुवी का उस समय सारा फोकस प्रोजेक्ट पर था, पर तभी किसी लड़की की हील की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान भी उस पर चला गया, जो ध्रुव से बोल रही थी, सर ये डेटा शीट है, इसे आपने रीचेक के लिए मंगवाया था। ये बोलते हुए वो लड़की थोड़ा ध्रुव के करीब आने की कोशिश करने लगी। उधर ध्रुव उस समय लैपटॉप में देख रहा था, जिस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया। वही ध्रुवी सब नोटिस कर रही थी और अब तक उसने जो फाइल अपने हाथ में पकड़ रखा था उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी और वो अपने आप ही गुस्से से उस लड़की को घूरने लगी। वही ध्रुव उस लड़की को बिना देखे बोला, हम्मम इसे टेबल पर रख दो। वो लड़की ध्रुव को देखते हुए फिर वो फाइल को वही टेबल पर रखकर एक नज़र ध्रुवी को देखी तो वो थोड़ा डर गई, क्योंकि ध्रुवी उसे गुस्से में देख रही थी। वो लड़की फिर वहां से तुरंत बाहर निकल चली गई। तभी ध्रुव फिर ध्रुवी से कुछ बोला, जिसे सुनकर ध्रुवी तुरंत अपने आप को नॉर्मल करते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तो ध्रुव बोला, चलो अब हम लंच कर लेते हैं, काफी समय हो गया। उसकी बात सुनकर ध्रुवी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाए और फिर जब वो सोफे के पास जाने वाली थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन पर रेयान नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर ध्रुवी फिर ध्रुव से बोली, एक्सक्यूज मी, वो मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। वही ध्रुव की नज़र उसके फ़ोन पर चली गई थी और उसने रेयान नाम देख लिया था, जिस वजह से उसके अंदर बेचैनी आ गई थी और वो मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, ये तो सिंगल थी ना, फिर अब ये रेयान कहाँ से आ गया। ये जो कोई भी है अगर मेरे और ध्रुवी के बीच में आया तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर फिर ध्रुवी को हाँ में सर हिलाया तो ध्रुवी जल्दी से साइड में जाकर कॉल पिक की और बोली, क्या बात है, इतने दिनों बाद अपने दोस्त को कैसे याद कर लिया। उसकी बात सुनकर रेयान उससे बोला, झूठ मत बोलो, अभी 2 दिन पहले ही हम चैट पर थे। कोट। उसकी बात सुनकर ध्रुवी हंसने लगी और फिर तभी रेयान ने कहा, वैसे पता है मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है अभी। उसकी बात पर ध्रुवी बोली, अब बताओगे तभी पता चलेगा ना, बोलो जल्दी अब। रेयान उसकी बात पर फिर बोला, तुम्हारी बहन मिल गई है। ये बोलकर वो चुप हो गया तो वही ध्रुवी कुछ पल के लिए खामोश हो गई और उसकी बात को हैरानी में रिपीट करते हुए बोली, क्या कहा तुमने, मेरी बहन यानी मेरी किट्टू मिल गई। उसकी बातों को सुनकर रेयान ने कहा, हाँ वो मिल गई और अथर्व दिल्ली आ रहा है, अब किट्टू बहुत जल्द हमारे साथ होगी। तुम अपना काम खत्म करके विला आ जाना है। ध्रुवी उसकी बात सुनकर खुशी में बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी सब काम खत्म करके आती हूँ, मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है। रेयान ने हाँ कहा तो ध्रुवी जल्दी से कॉल कट करके पीछे मुड़ी तो वही ध्रुव खड़ा था। ध्रुवी जल्दी से उसको हग करते हुए खुशी में बोली, आपको पता है ध्रुव, मेरी बहन मिल गई। जिसे हमने खो दिया था सालों पहले वो हमें वापस मिल गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। ध्रुव उसकी बातों को समझते हुए उसे हग कर लिया। अभी वो ध्रुवी के लिए काफी खुश था। ध्रुवी फिर उससे अलग होकर बोली, क्या मैं आज हाफ लीव ले सकती हूँ। वो क्या है ना, मेरे भाई आ रहे हैं और मुझे उनके साथ अपनी बहन से भी मिलने जाना है। उसकी बात पर ध्रुव स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर बोला, ठीक है तुम ले सकती हो, पर अपनी बहन से मुझे भी मिलवाना, ओके। ध्रुवी हंसते हुए हाँ बोली और फिर ध्रुव को बाय बोलकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अंतरा की सारी क्लास अब तक खत्म हो चुकी थी और वो अब श्रेया के साथ बाहर निकल रही थी। तभी श्रेया ने उससे कहा, मैं तुम्हें आज रात तक दानिश सर की बचपन की पिक सेंड कर दूंगी, ओके। अंतरा ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर श्रेया अपनी कार से और अंतरा अपनी कार से निकल घर के लिए निकल गई। कुछ ही देर में अंतरा की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा उसमें से निकलकर सीधे अंदर गई। लिविंग एरिया में बिपाशा और देविका जी सोफे पर बैठे कुछ बातें कर रही थी। अंतरा अपना बैग वही सोफे पर रखकर उनके पास गई और उनसे कुछ देर तक बातें करने लगी, जिसके बाद फिर बिपाशा जी उसके लिए खाना लगवाने चली गई और कुछ देर बाद अंतरा खाना खाकर अपने रूम में आई। इसी तरह रात हो गई। अंतरा रात के समय डिनर करके सभी के साथ गार्डन में टहलते हुए बातें कर रही थी। तभी गेट के पर एक कार आकर रुकी। ऋतिक उसमें से दानिश का बैग और कोट लेकर बाहर निकला और दूसरे साइड से दानिश बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था इस वक्त।
वो अंदर की ओर आया और गार्डन में उसकी नज़र एक इंसान पर टिक गई। अंतरा उस समय परितोष जी से कुछ मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। दानिश अपनी मुट्ठी कसते हुए बिपाशा जी से बोला, मॉम मेरे लिए कॉफ़ी भिजवाए। कोट। उसकी आवाज़ भारी थी जिसे सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। अंतरा भी उसे देखने लगी। अंतरा को महसूस हुआ कि दानिश उसे ही घूर रहा था। तभी दानिश अंतरा की ओर देखते हुए बोला, और हाँ, मुझे तुमसे तुम्हारे स्टडी को लेकर बात करना है, तो मेरे पीछे आओ। ये उसका एक ऑर्डर था जिसे सुनकर अंतरा उसे घूरने लगी और दानिश उसे इग्नोर कर अंदर चला गया। बिपाशा जी फिर अंतरा के साथ अंदर आई। अंतरा मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, इस इंसान से मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कितनी अच्छी और कॉमेडी बातें दादाजी बता रहे थे, पर अब मुझे उस शैतान के पास जाना पड़ रहा है। उफ। ये बोलकर वो अपने पैर पटकते हुए किचन में जाने लगी, जिसे देखकर बिपाशा जी बोली, बेटा तुम किचन में क्यों आ रही हो? इस पर अंतरा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वैसे भी मुझे स्टडी के लिए दानिश के पास जाना है, तो कॉफ़ी भी मैं ही लेकर चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। ये सुनकर बिपाशा जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सर हिलाया। फिर बिपाशा जी कॉफ़ी बनाते हुए अंतरा से बोली, दानिश ऐसा ही है बेटा, वो सबसे ऐसे ही बात करता है, तुम उसे बुरा मत समझना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बाकियों की ज़िंदगी से बहुत अलग है। अंतरा उनकी बात पर मुंह फुलाकर बोली, नहीं, मैं उन्हें गलत नहीं समझती, पर सच कहूँ आपका बेटा बहुत ज़्यादा अकड़ू और खड़ूस है। बिपाशा जी ये सुनकर हंसते हुए बोली, हाँ ये तो है, पता नहीं वो किस पर चला गया, उस तरह कोई हमारे खानदान में नहीं था, वही सबसे अलग निकल गया। उनकी बात सुनकर अंतरा ने बस सर हिलाया और फिर कॉफ़ी बन गई और जिसे अंतरा को देते हुए बोली, ये लो और देकर आओ, फिर हम बातें करते हैं। उनकी बात पर अंतरा ने हमें सर हिलाया और कॉफ़ी लेकर थर्ड फ्लोर की ओर चली गई। कुछ देर बाद अंतरा कॉफ़ी लेकर दानिश के रूम के बाहर गेट पर खड़ी हो गई। वो अभी गेट नॉक करने ही वाली थी कि उधर से दानिश की भारी आवाज़ आई, कम सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर अपने धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ी। उसको अब आदत हो गई थी सिली गर्ल सुनने की, जिस वजह से वो फिर अंदर गई तो उस समय दानिश फ्रेंच ग्लास डोर के आगे खड़ा फीलिंगलेस होकर सिगरेट की कसे भर रहा था। अंतरा दानिश को देखकर मुंह फुलाते हुए बोली, अगर इन्हें स्मोक ही करना था तो कॉफ़ी क्यों मंगवाए? दानिश बिना उसे देखे बोला, कुछ कहा तुमने? उसकी बात सुनकर अंतरा हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से बोली, वो ये कॉफ़ी में यही रख देती हूँ, और स्टडी में कौन सा काम था आपको, मुझसे जल्दी बताए। उसकी बात सुनकर दानिश अपनी सिगरेट वही एस्ट्रे में मसलते हुए अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाया और उसे एकटक देखकर बोला, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? आखिर तुम नीचे जैसे बात कर रही थी, सबसे हंसते हुए वैसे मुझसे भी बात करो। उद्धरण चिन्ह। अंतरा उसकी बात को सुनकर उसे अजीब तरह से घूरते हुए बोली, आप हमेशा सीरियस रहते हो, आपके पास बात के नाम पर बस या तो धमकी देना आता है या फिर मुझे सुनाना आता है, बाकी और कुछ नहीं आता आपको। तो आप ही बताएं मैं कैसे आपसे हंसकर बातें करूं? अंतरा ने मुंह फुला लिया। वही दानिश उसकी बात सुनकर उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया और खुद से सटाते हुए उसके बालों का बन खोलकर उसमें हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें बहुत शिकायत है ना मुझसे? अंतरा उसकी चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखते हुए धीरे से अपनी नजरें झुकाकर बोली, हम क्योंकि आप बहुत बुरे हो। इस वक्त दानिश के करीब होने से अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। वही उसकी बात सुनकर दानिश उसे कुछ पल ऐसे ही देखते हुए फिर बेहद सीरियस आवाज में बोला, मुझसे शादी कर लो सिली गर्ल। ये बोलकर वो उसके नर्म होठों को अपने होठों से टच कराया। वही अंतरा एकदम शॉक्ड होकर दानिश को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे, और दानिश को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने मजाक किया हो। वो काफी सीरियस होकर अभी भी उसे देख रहा था, जिस पर अंतरा थोड़ा हकलाते हुए कहा, शादी। दानिश अपनी सर्द आवाज में बोला, हम शादी। आई वॉन्ट टू मैरी यू सिली गर्ल, मैरी मी। ये कहते हुए उसकी पकड़ अंतरा की कमर पर कस गई। 51 शादी तो होकर रहेगी, फिर चाहे प्यार से या जबरदस्ती से सिली गर्ल। अब आगे। ग्लास डोर से चांद की रोशनी सीधे दानिश और अंतरा के ऊपर पड़ रही थी। अंतरा जो इस समय दानिश के बाहों में थी, वो एकटक हैरान परेशान होकर दानिश को देख रही थी, तो वही दानिश अपने ठंडे भाव से अंतरा की चुप्पी को देख रहा था, जिसके साथ ही उसका पेशेंस अब खत्म हो चुका था और वो अंतरा के चेहरे को कसकर अपने हाथों में भरते हुए अपने दांत पीसकर बोला, आई सेड मैरी मी सिली गर्ल। उसके ऐसे चेहरे को पकड़ने से अंतरा का चेहरा दर्द में लाल हो गया और वो दानिश से खुद को छुड़ाते हुए धीरे से बोली, प्लीज ऐसे दर्द हो रहा छोड़िए। दानिश उसको और मजबूत तरीके से पकड़ते हुए ठंडी आवाज में बोला, आई वॉन्ट माई आंसर, मैरी मी।
अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या कहे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब उसे ऐसे शादी के लिए फोर्स किया जाएगा। अंतरा की आंखें अब नम हो गई थी। वो दानिश से फिर स्ट्रगल करना बंद कर दी और धीरे से उससे बोली, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप तो मुझे अभी ज़्यादा जानते भी नहीं और आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। ये बोलते हुए उसकी आंखों से एक एक कतरा आंसू बह निकला। वही दानिश उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, पहली बात तुम मेरी हो इसलिए मैं तुमसे शादी करके हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तुम्हें इस हद तक जानता हूँ जितना कि तुम खुद को नहीं जानती। ये बोलकर दानिश ने फिर अंतरा को अपने और करीब कर लिया। अंतरा ये सुनकर हैरानी से दानिश को देखने लगी तो दानिश उसके चेहरे पर अपनी पकड़ बनाते हुए उसकी सर्द आवाज में बोला, और रही बात प्यार की, तो वो जरूरी नहीं कि शादी से पहले हो या शादी में हो तभी हम शादी कर सकते हैं। बिना प्यार के भी मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम मेरे साथ खुश रहोगी, जो एक शादी में काफी होता है। अंतरा उसकी सारी बातें सुनकर उसे बिना पलक झपकाए देखती रह गई। तो दानिश आगे बोला, तो अब तुम्हारा जवाब हाँ में ही आना चाहिए मुझे, क्योंकि ना सुनना पसंद नहीं मुझे, गॉट इट। ये बोलकर दानिश उसके आंसुओं को साफ किया। वही अंतरा दानिश की ऐसी धमकी भरी बात सुनकर उससे सिसकते हुए बोली, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, क्योंकि मैं ना आपको पसंद करती हूँ और ना ही आपसे प्यार करती हूँ, तो आप ऐसे मुझसे जबरदस्ती हाँ नहीं बुलवा सकते। उसकी बात सुनकर दानिश का लहजा कठोर हो गया और वो अपनी कठोर आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे पसंद करने या प्यार करने की। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस इतना काफ़ी है शादी होने के लिए। और जहाँ बात रही ज़बरदस्ती की, तो अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो मुझे वो भी करना पड़े तो मैं करूँगा। ये कहकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ आगे शैतानी बोला, तुम प्यार से मानोगी तो ठीक है, वरना मैं वो सब करूँगा जिससे कि तुम खुद मुझसे शादी के लिए हाँ बोलोगी। समझ आया सिली गर्ल? इसलिए अभी कह रहा हूँ मान जाओ, वरना बाद में तुम्हें रोते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंतरा फटी आंखों से दानिश को एकटक देख रही थी। उसे दानिश से अभी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, बल्कि दानिश उसे अभी शैतान लग रहा था जो उसे ऐसे धमकी दे रहा था शादी के लिए। अंतरा की आंखें वापस से नम हो गईं और उसने उससे कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं दादी को बता दूंगी। उसकी बात सुनकर दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह रियली, तुम्हारे अंदर इतने गट्स है, तुम मेरे खिलाफ जाओगी? अंतरा सिसकते हुए हाँ में सर हिलाई तो दानिश उसे फिर छोड़ते हुए बोला, गो। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे अजीब तरह से देखने लगी तो दानिश फिर सर्द आवाज में बोला, आई सेड गो। अंतरा सहम गई दानिश के चिल्लाने पर और वो तुरंत रूम से रोते हुए बाहर निकल आई। वो सीधे अपने रूम में चली गई और अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर गिर गई और अपने मुंह को तकिए पर रखकर तेज तेज सिसकने लगी और सिसकते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैंने कभी आपसे शादी के बारे में नहीं सोचा था, मैं तो यहाँ सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए आई थी, पर अब ये सब हो रहा है मेरे साथ। ये कहकर वो और भी ज्यादा सिसकने लगी तो वही दानिश अंतरा के बाहर जाते ही खुद भी रूम से बाहर निकल गया और सीधे पैलेस से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया और उसकी कार वहां से चली गई। वही उसे ऐसे बाहर जाते देखकर गार्डन में बैठे सभी लोग ना समझी में एक दूसरे को देखने लगे। तो बिपाशा जी एक बार ऊपर अंतरा के रूम की तरफ देखी जहां की लाइट्स बंद थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर फिर तभी धूर ने सभी से कहा, शायद वो ऑफिस गया होगा, आप सब परेशान मत होइए और अब चलिए सभी अंदर चलते हैं, रात काफी हो गई है। उसकी बात पर फिर सभी कुछ नहीं कहते और अंदर अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह अंतरा का रूम। अंतरा अलार्म की आवाज सुनकर कसमसाते हुए उठी और बेड पर बैठ गई। कुछ पल ऐसे ही शांत होकर वो बैठी रही। उसकी आंखें लाल थी अभी तक, क्योंकि कल रात को वो काफी देर तक रोई थी। उसे वापस से कल की दानिश की सारी बातें याद आने लगी, जिससे उसका मुंह वापस उतर गया और वो जैसे ही बेड से उठने को हुई उसके फोन पर नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। अंतरा ने अपना फोन साइड टेबल से उठाया और नॉर्मली चेक करने लगी तो उस पर श्रेया ने कुछ पिक्स भेज रखी थी। अंतरा का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा और वो वापस से बेड पर बैठकर उस मैसेज को एक एक कर ओपन करने लगी। कुछ पिक्स ब्लर थी जिस वजह से अंतरा को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे किसी भी तरह दानिश की फोटो देखनी थी, जिस वजह से उसे बार बार जूम करके देख रही थी। तभी एक और नोटिफिकेशन श्रेया का आया और अंतरा जल्दी से उसे देखने लगी और जब वो पिक खुला तब वो उसमें बने 12 साल के लड़के जिसने विदेशी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी
उसकी ग्रुप फोटो थी। अंतरा अपने आप ही उस फोटो को क्लोज कर देखने लगी, जो किसी और की नहीं दानिश की थी। अंतरा उस फोटो को देखकर कुछ याद करने लगी और उसे बचपन की कई सारी बातें याद आने लगी। वो फिर जल्दी जल्दी और सारी फोटोज को देखने लगी। वो जैसे जैसे सब देख रही थी उसके चेहरे पर एक चमक, एक स्माइल आती जा रही थी। उसने सारी फोटोज को जब देख लिया तब वो एक गहरी सांस लेकर बेड के ऊपर खड़ी हो गई और फिर खुशी से उस बेड पर उछलते हुए और पिलो को ऊपर हवा में फेंकते हुए बोली, यानी बचपन वाले एक दो लड़के दानिश ही है हुरी। अंतरा ने बचपन में कभी दानिश से उसका नाम नहीं पूछा था, वो उसे एकदू ही बुलाती थी। अंतरा काफी ज्यादा खुश थी और खुशी से बोली, मैंने ढूंढ लिया उन्हें आखिरकार हुरी। वो अभी खुशी थी कि बिपाशा जी उसके गेट पर नॉक करते हुए बोली, अंतरा बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम अभी तक उठी नहीं। उनकी आवाज़ सुनकर अंतरा तुरंत बेड से नीचे आ उतर गई और जल्दी जल्दी अपने बैग को ठीक करते हुए बोली, हाँ माँ मैं ठीक हूँ और बस 5 मिनट में नीचे आती हूँ, आप जाओ। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी फिर हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई और वहीं अंतरा वापस से खुश हो गई और अपनी पुरानी बातें याद करके बड़ी सी स्माइल करते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई और एक नज़र थर्ड फ्लोर की ओर देखा और फिर खुद से ही बोली, ये एक दो अब पहले से बहुत बदल गए हैं, पर अब मैं इन्हें बताऊंगी, बहुत परेशान कर लिया उन्होंने मुझे, अब मैं इन्हें करूंगी। पर क्या अभी तक ये उठे नहीं? अंतरा यही सब सोचते हुए फिर नीचे मंदिर में गई और कुछ देर बाद वो डाइनिंग एरिया में सभी के साथ चली गई। आज संडे था जिस वजह से अंतरा का कॉलेज नहीं था। अंतरा काफ़ी ग्लो कर रही थी। अंतरा सभी के साथ ब्रेकफास्ट करके गार्डन की ओर बढ़ गई और फिर वहां कुछ देर दादा दादी के साथ गार्डनिंग की। पर अंतरा का मन बार बार दानिश को देखने का कर रहा था, पर दानिश घर पर था ही नहीं। वही बिपाशा जी ने ध्रुव से पूछा जो लैपटॉप में काम कर रहा था, ध्रुव दानिश नहीं आया अभी तक, तुम फोन करो उसके पास, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उनकी बात सुनकर ध्रुव बोला, वो मॉम दानिश अगले 1 हफ्ते तक घर नहीं आएगा क्योंकि वो काम के सिलसिले में बाहर गया है। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी को फिर राहत मिली और वो अपने किसी दूसरे काम में लग गई। वहीं ध्रुव वापस से अपने काम को करने लगा। उधर अंतरा जो ध्रुव और बिपाशा जी दोनों की बातें सुन ली थी, उसका चेहरा थोड़ा डल पड़ गया क्योंकि उसे जब से ये बात पता चली थी तब से वो दानिश से मिलना चाहती थी। पर अंतरा को कल रात दानिश के रूम की सारी बातें याद आने लगी, जिससे कि उसका मुंह बन गया और उसने मन ही मन कहा, कहीं जो मैंने शादी के लिए हाँ नहीं बोला इसलिए कहीं सुसाइड करने तो नहीं चले गए। ये बात सोचते ही अंतरा खुद को कोसते हुए बोली, नहीं नहीं मैं क्या ये बकवास सोच रही हूँ, उन जैसा इंसान तो किसी का खून कर दे ना कि खुद सुसाइड करे। उद्धरण चिन्ह। अंतरा अपने में ही उलझी थी कि नौकर ने सभी को लंच के लिए बुलाया। अब तक दोपहर हो चुकी थी। अंतरा फिर अपने आप को शांत करते हुए सभी के साथ अंदर चली गई। अंतरा को ओबरॉय खानदान में आना अभी तक सिर्फ महज इत्तेफाक लग रहा था और उसी घर में उसके बचपन का दोस्त मिल जाना भी उसे इत्तेफाक लग रहा था। उधर सभी कुछ देर बाद डिनर करके हॉल में बैठ गए। अंतरा भी उनके साथ बैठी थी कि तभी घर की डोरबेल बजी। तो अंतरा ने सभी से कहा, मैं देखती हूँ। सभी ने हाँ में सर हिलाया और अंतरा डोर के पास गई और डोर को जैसे ही ओपन किया सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो उस इंसान को घूरते हुए बोली, तुम लकड़बग्घे यहाँ क्या कर रहे हो? सामने खड़ा रेयान उसकी बातों से आज चिढ़ने के बजाय स्माइल करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक सुकून के साथ देख रहा था। वहीं अंतरा उसे ऐसे घूरते देखकर चिढ़ते बोली, तुम इतने घटिया इंसान हो कि मुझे तुम्हारा सर फोड़ने का मन करता है, निकल जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर रेयान स्माइल करते हुए बोला, इतनी इज्जत से बात मत करो, मुझे शर्म आ जाएगी। अंतरा अपना मुंह खोले उसकी बात सुनती रह गई और फिर उसने गुस्से से कहा, ओ बहरे जाओ, जाकर डूब मरो समझे और आइंदा से अपना रास्ता मत भटकना। ये भूले भटके शिविर नहीं है जो मुंह उठाए और चले आए। ये कहकर वो दरवाजा वापस से बंद करने लगी तो किसी ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, किट्टू। अंतरा जो दरवाजा बंद कर रही थी ये नाम सुनकर अचानक से उसके हाथ रुक गए और वो अपने सामने खड़े अब उस इंसान को देखने लगी जिसने उसे किट्टू कहा था। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो उससे काफी बड़ा था और उसी के बगल एक प्यारी सी लड़की जो स्माइल करते हुए उसे देख रही थी। अंतरा ध्यान से उन दोनों को देख रही थी, उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। तभी ध्रुव उसके पास आते हुए बोला, क्या है अंतु, कौन लोग हैं? उसने ये कहा और गेट पर खड़े इंसान को देखने लगा जिसमें से वो 2 लोगों को पहचानता था, जिस वजह से उसने कहा, मिस्टर अथर्व और ध्रुवी तुम यहाँ आओ ना अंदर। मिस्टर अथर्व आप भी आइए ना। अथर्व अंतरा को देख रहा था और फिर उसने अंतरा से कहा, किट्टू पहचाना मुझे?
अंतरा जो अभी भी ऐसे ही शांत खड़ी थी, वो धीरे धीरे अथर्व के चेहरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगी तो उसे बचपन का कुछ याद आने लगा, जिसमें एक लड़का उसे झूले पर बैठाकर झूला रहा था और उससे कह रहा था कि तू मजा आ रहा है ना। तो वो छोटी सी लड़की हंसकर कहती, हाँ भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर तभी एक लड़की और आकर उसके पास झूले पर बैठ जाती, जिसे देखकर वो छोटी सी लड़की खुशी से कहती, ध्रुवी दीदी आप भी मेरे साथ झूलो। तो वो लड़की जो ध्रुवी थी वो हंसते हुए उसके साथ झूलने लगती। वही किट्टू जो कोई और नहीं अंतरा ही थी, उसे वो सब पल धीरे धीरे याद आ रहे थे और अचानक से उसका सर भारी होने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वही अथर्व उसे तुरंत अपने गले लगा लिया। एक कतरा आंसू उसके भी चेहरे पर आ गया, वही ध्रुवी भी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। अथर्व अंतरा के सर को सहलाते हुए बोला, किट्टू मैं तुम्हारा भाई, तुम मुझे मिल गई किट्टू, मैं बहुत खुश हूँ आज। वहीं अंतरा को भी अब सब कुछ याद आ चुका था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर अंतरा की पुरानी जिंदगी से कोई भी इंसान या बातें उसके सामने आई तो उसे आसानी से सब याद आ जाएगा, और वही अंतरा के साथ हुआ और वो भी सिसकते हुए बोली, हाँ भाई मुझे याद आ गया सब। उसके बाद वो उससे अलग होकर ध्रुवी की तरफ देखी और ध्रुवी भी उसे कसकर अपने गले से लगा ली। इस वक्त अंतरा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके भाई बहन मिल चुके थे। वो आज बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सारा ओबरॉय परिवार हैरानी से ये सब देख रहे थे। बावन तुम करना क्या चाहते हो अब आगे? पैलेस। ओबरॉय परिवार पूरा हैरान खड़ा अपने सामने का नजारा देख रहा था। तभी बिपाशा जी आगे बढ़ते हुए अथर्व और ध्रुवी से हैरानी में बोली, ये सब यहाँ क्या? मतलब हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी आवाज सुनकर अंतरा उनकी तरफ देखने लगती है और बाकी सब भी। और फिर तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए ध्रुवी से बोला, तो इसका मतलब तुम कल जिस बहन की बात कर रही थी वो अंतु थी, जो बचपन में तुमसे सबसे अलग हो गई थी। ध्रुवी उसकी बात सुनकर खुशी में बोली, हाँ ध्रुव हमारी किट्टू यही है, और मुझे ये बात आज ही पता चली कि वो आज वो बहुत समय से आपके ही घर में आप लोगों के साथ रह रही है। ध्रुव उसकी बात पर बस कभी उसे देखता तो कभी अंतरा को। अंतरा बहुत ज्यादा खुश थी। तभी देविका जी ने अथर्व और बाकी सभी से कहा, अंदर आइए आप लोग बैठकर बात करते हैं। उनकी बात पर अथर्व ने मना नहीं किया और ध्रुवी के साथ अंदर आया। वहीं रियान ध्रुवी को टोकते हुए उसके कान में बोला, हम यहाँ बैठने नहीं आए थे, हम तो अंतरा को लेकर तुरंत यहाँ से जाने वाले थे ना। उसके ये पूछने पर ध्रुवी ने उससे धीरे से कहा, देखो रियान भाई जो कर रहे हैं वो सोच समझकर ही कर रहे होंगे, और हम ये झूठला नहीं सकते कि ओबरॉय परिवार ने इतने समय से हमारी किट्टू का कितने अच्छे से ख्याल रखा है, तो हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये बोलकर वो फिर अंतरा का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। वहीं रेयान कसमसाते हुए फिर उसके पीछे जाने लगा। अथर्व सोफे पर बैठकर शालीनता के साथ सबकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बहन का इतने अच्छे से ख्याल रखा। और अब जैसा कि मुझे मेरी बहन मिल गई है तो मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो चुप हो गया और सभी की ओर देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर सारा ओबरॉय परिवार परेशान हो उठा और वो सब अंतरा की तरफ देखने लगे। अंतरा भी थोड़ी परेशान दिखने लगी ऐसे अचानक से छोड़ के जाने के नाम से। बिपाशा जी ने अथर्व की बात पर उससे अच्छे से बोली, देखो बेटा मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। हर भाई का यही फैसला होगा अपनी बहन के लिए, वो भी तब जब वो उससे इतने सालों बाद मिली हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो कुछ पल शांत हो जाती है। कुछ नौकर आकर उनके लिए चाय नाश्ता रखते हैं। अथर्व बस उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। वही रेयान बार बार दरवाजे की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, उसके आने से पहले ही अंतरा को यहाँ से ले जाना होगा, वरना वो कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करेगा। तभी बिपाशा जी अंतरा को अपने पास बिठाकर अथर्व से बोली, बेटा हम सब अभी तैयार नहीं हैं अंतरा से दूर होने के लिए। इतने दिनों में ये इस घर जान बन चुकी है, बिना इसके ये घर हम सब बहुत अकेले हो जाएंगे। इसलिए बेटा क्या कुछ दिन और मैं अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रख सकती। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो चुकी थी। अंतरा उन्हें उदास देख खुद बहुत उदास हो जाती है और वो फिर अपने भाई की तरफ देखती है, जो किसी गहरी सोच में था। वही रेयान ये सुनकर एकदम आग बबूला हो गया और वो तुरंत खड़े होते हुए सभी से बोला, देखिए बहुत हुआ आप सबका। हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आज हम अंतरा को यहाँ से लेके ही जाएंगे, तो आप सब ऐसे इमोशनल अत्याचार मत करिए क्योंकि हम आप सबकी बातों में नहीं आने वाले। उसकी बातें सुनकर ध्रुव उसे गुस्से से देखते हुए बोला, माइंड योर टंग मिस्टर रेयान, आप ऐसे मेरे फैमिली से बात नहीं कर सकते।
और जहाँ बात रही अंतु को यहाँ से ले जाने की, तो आप कोई नहीं होते ये बात डिसाइड करने वाले। अंतु के लिए अभी उसके भाई बहन बैठे हुए हैं। ध्रुव ने उसी लहजे में रेयान को जवाब दिया। रेयान गुस्से से उसे देखने लगा और उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी अथर्व की आवाज़ उस हॉल में गूंजी, ठीक है मुझे मंजूर है, पर ये बोल के वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा भी उसे ही देख रही थी। वही रेयान अथर्व की बात सुनकर गुस्से में उसे देखने लगा। तो उधर ओबरॉय परिवार के सब लोग खुश हो गए ये बात सुनकर। और फिर अथर्व ने आगे ध्रुवी की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं किट्टू को अकेले यहाँ नहीं रहने दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी उस नासमझी में देखने लगे। फिर अथर्व ने आगे कहा, मैं ध्रुवी को उसके साथ इसी घर में छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी अभी दिल्ली में ही रहकर मिस्टर ध्रुव के साथ अपना प्रोजेक्ट कर रही है, जिसे कंप्लीट होने में 20 दिन और लगेंगे। इसलिए ध्रुवी को किट्टू के साथ यही रखना चाहता हूँ और 20 दिन बाद मैं दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। अथर्व ने सपाट लहजे में ये बात कही और फिर सभी की तरफ देखने लगा। तो ओबरॉय परिवार ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि वो पहले ही ध्रुवी को ध्रुव के लिए पसंद कर चुके थे और वो लोग चाहते भी थे कि ध्रुवी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए। और अब ये मौका काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से परितोष जी फिर बोले, हमें मंजूर है, हमारे लिए अंतरा और ध्रुवी दोनों बच्चियां एक बराबर है। उद्धरण चिन्ह। उनके बाद से अथर्व स्माइल करने लगा और फिर बोला, पर एक बात और है, मैं इन दोनों से हर दूसरे दिन मिलने आऊँगा और इन्हें बाहर लेकर जाऊँगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, उल्टा सब काफ़ी खुश लग रहे थे। अब वहीं अंतरा खुश होकर अथर्व के सीने से लगते हुए प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे हैं। अथर्व उसके सर को सहलाने लगा और फिर अंतरा उससे अलग हुई। वहीं ध्रुवी ने जब से ये सुना था कि उसे यहाँ रहना है अगले 20 दिनों तक, तब से उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली बड़ी सी स्माइल थी। वो मन ही मन अथर्व को 1000 बार थैंक यू बोल चुकी थी। तो वही कुछ ऐसा हाल ध्रुव का भी था, उसके भी चेहरे पर ये जानकर स्माइल थी। बाकी सब तो खुश लग रहे थे, पर रेयान का दिमाग गर्म हो चुका था। वो तुरंत वहां से उठते हुए अथर्व से बोला, अथर्व मुझे तुझसे कुछ बात करनी है अकेले में। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे ध्यान से देखते हुए हाँ में सर हिलाकर सभी से बोलकर बाहर गार्डन तरफ चला जाता है। वही ध्रुवी अंतरा से बातें करने लगती है। अंतरा उसे अपनी सारी चीजें बताती है। उन दोनों को देखते हुए देविका जी बिपाशा जी से मुस्कुराते हुए बोली, हमने इतना तो सोच लिया है कि ध्रुवी ही ध्रुव की जीवन साथी बनेगी, पर काश ऐसा भी हो कि अंतरा भी इसी घर में हमारे दानिश की जीवन साथी बनकर आ जाए। उनकी बात सुनकर बिपाशा जी ध्यान से अंतरा को देखने लगी और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अंतरा और ध्रुवी फिर दोनों मिलकर बिपाशा जी और देविका जी से खूब सारी बातें करने लगी। दूसरी तरफ उज्जैन भारद्वाज विला। अथर्व के दादा दादी दोनों हॉल में बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वो दोनों बातें करते हुए नौकरों से किसी चीज़ की तैयारियां करवा रहे थे। वहीं उनकी बहू सुधा जो ध्रुवी की माँ थी और अथर्व अंतरा की सौतेली माँ वो विधवा थी, पर उन्होंने अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर रखा था, जिससे लगता ही नहीं था कि वो विधवा है। वो वही सोफे पर बैठी उन दोनों को इतना खुश देखते हुए गुस्से से दांत पीसकर मन ही मन बोली, ये बूढ़े बुढ़िया खुश तो इतने हो रहे हैं कि कहीं खुशी के मारे ही ना चल बसे। पर फिर उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई और उसने मन में कहा, कोई बात नहीं, आने दो उसे, आएगी तो इसी घर में ही वापस, और तब उसे इस बार मैं हमेशा के लिए दुनिया से भेज दूंगी। ये बोलते हुए वो तिरछी स्माइल करने लगी और फिर तभी दादाजी के पास अथर्व का कॉल आया। कुछ देर तक उन्होंने बात की, फिर कॉल कट कर थोड़ा उदासी में बोले, किट्टू अभी नहीं आ रही, उसे अभी यहाँ आने में समय लगेगा। उनकी बात सुनकर दादी जी का भी चेहरा थोड़ा उदास हो गया। तो वही सुधा का चेहरा अजीब तरह से बन गया। वो गुस्से और हैरानी में खुद से बोली, ऐसे कैसे वो उसे नहीं लेकर आ रहा, आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। ये बोलकर वो वहां से उठकर किसी को कॉल करने चली गई। दिल्ली में अब तक शाम हो चुकी थी और रेयान जा चुका था। अथर्व ध्रुवी को अंतरा के साथ छोड़कर ध्रुव और बाकी सबसे मिलकर जा चुका था। वो अपना कार खुद ड्राइव कर रहा था और उसके चेहरे के भाव अजीब थे। कुछ ही देर में उसकी कार एक फेमस बार के आगे रुकी और वो कार से बाहर निकलकर तुरंत अंदर की ओर गया। वो सीधा उस बार के प्राइवेट एरिया की तरफ गया जहां दो इंसान बैठे थे। वहां की लाइट्स डिम थी और टेबल पर वाइन की बॉटल्स रखी हुई थी। एक इंसान किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा अपने वाइन की शिप ले रहा था और दूसरा उसे बैठा देख रहा था।
तभी अर्थवा उस सोफे पर बैठे इंसान के पास गया और उससे थोड़े गुस्से में बोला, दानिश ओबरॉय, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो इंसान कोई और नहीं दानिश था, जिसके चेहरे पर इस समय शैतानी स्माइल थी, और वो उसकी बात सुनकर उसे वाइन का ग्लास दिखाते हुए उसे बैठने का इशारा करता है। क्या कर रहा है दानिश? तो क्या अर्थवा और दानिश एक दूसरे को पहले से जानते थे, या है ये कोई दानिश की प्लानिंग? रेयान का क्या होगा अगला कदम? जानने के लिए बने रहिए। तिरपन क्यों करती हो ऐसा सिली गर्ल कि मैं तुम पर गुस्सा करूं? अब आगे अर्थवा दानिश के सामने बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। दानिश बिना किसी भाव के उसे देखते हुए वाइन की शिप लेता है। अर्थवा उसे शांत देख दोबारा से उसे गुस्से में बोला, मिस्टर दानिश ओबरॉय, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब दो। दानिश उसे देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, हु आर यू? उसकी बात सुनकर अर्थवा खोलते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है और क्यों किया है उसके पीछे का राज मुझे पूरा जानना है। उसकी बात सुनकर दानिश उसे कुछ पल गहरी नजरों से देखते हुए फिर फीलिंग लेस होकर बोला, चलो एक डील करते हैं। तुम उस डील को मान लोगे तब मैं अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। कोट। उसकी बात सुनकर अर्थवा उससे बोला, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? एक तो तुम्हें सब पहले से पता था, तब भी तुमने इतने समय तक मेरी बहन को मुझसे छुपा कर रखा, और अब जब मैं उसे लेने जाने वाला था तब तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। आखिर तुम चाहते क्या हो? दानिश उसकी बात सुनकर अपना सर सोफे से टिकाकर कुछ देर तक शांत रहता है और फिर वापस उसकी तरफ अपनी गहरी आंखों से देखते हुए बिना भाव के बोला, तुम्हारी बहन मुझे चाहिए, और जिसे मैं हासिल करके रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। अर्थवा उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़े होते हुए बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? उसके लिए मैंने रेयान को पसंद कर लिया और मैं बहुत जल्द उनकी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर दानिश की पकड़ वाइन ग्लास पर कस गई और वो उसे देखते हुए शातिर स्माइल करते हुए बोला, ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, कोई बात नहीं, फिर तो वो बहुत जल्द मेरी बनेगी। उसकी कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनकर अर्थवा उसे गौर से देखते हुए बोला, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें जब इतने सालों से उसकी सच्चाई पता थी तब भी तुमने उसे हम सबसे क्यों दूर रखा, पर मैंने रेयान को वादा किया है कई साल पहले से, जिस वजह से उसने आज तक शादी नहीं की, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रेयान खुद किट्टू को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर दानिश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो आराम से वाइन की शिप ले रहा था। अर्थवा फिर उससे बोला, रेयान अगले हफ्ते सगाई करना चाहता है और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किट्टू को भी मना लूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी उसे खुश देखना चाहोगे और उसकी खुशियों में बाधा नहीं बनोगे। जरूर, मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। पर दानिश सोफे से उठते हुए अर्थवा की आंखों में ठंडे तरीके से देखते हुए आगे बोला, पर सिर्फ अपने साथ। मैं उसे खुश सिर्फ अपने साथ देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दानिश उसे अपनी गहरी आंखों से एक वार्निंग लुक देकर खुद शिवम के साथ उस प्राइवेट एरिया से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे के फीचर्स डार्क थे। वहीं अर्थवा उसे जाते हुए बिना भाव के देखते हुए खुद से बोला, सबसे पहले तो मुझे किट्टू को उस जगह से निकालना होगा, और उसके लिए रेयान ही मेरी मदद करेगा। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से निकल जाता है। वहीं दानिश कार खुद ड्राइव करके पैलेस की ओर जा रहा था। उसके ऑरा अभी भी गर्म लग रहा था। वो काफी स्पीड में चला रहा था, जिस वजह से वो कुछ ही देर में पैलेस पहुंच गया। वहीं पैलेस के अंदर पैलेस का माहौल अब अंतरा और ध्रुवी के वहां होने से और भी अच्छा हो गया था। इस समय तक रात हो चुकी थी और सभी ने अब डिनर कर लिया था, और सब ने कुछ देर तक हॉल में बैठकर बातें किया और फिर बड़े सभी उठकर अपने अपने रूम में चले गए। ध्रुवी को उन लोगों से एक ही दिन में काफी अटैचमेंट हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग उसे काफी प्यार दे रहे थे। ध्रुव को कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम था, जिस वजह से वो ध्रुवी के साथ स्टडी में था और वो दोनों काम कर रहे थे। ध्रुव ने अपने मन में ये बना लिया था कि वो जल्द से जल्द ध्रुवी को प्रपोज करेगा शादी के लिए, जिसके लिए उसने रिंग भी ऑर्डर कर दी थी, और वो अब खुद को उसके प्रिपेयर कर रहा था। ध्रुवी के मन में भी अब ध्रुव के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ चुकी थी। उसे ध्रुव में एक अच्छा पार्टनर दिखता था, जो उसकी रिस्पेक्ट करता था, केयर करता था और हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करता था। उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ अंतरा भी अपने रूम में आई थी, और वो अब फिर फ्रेश होने के लिए कबर्ड से अपना नाइट गाउन निकाल रही थी कि तभी उसके गेट पर नॉक हुआ। अंतरा कंफ्यूज होकर खुद से बोली, अभी कौन आया होगा? ये कहते हुए वो गेट के पास गई और गेट खोला तो वहां एक नौकरानी खड़ी थी।
अंतरा उन्हें ना समझी में देखने लगी तो नौकरानी अपना सर झुकाते हुए बोली, मैडम वो छोटे बाबा ने कॉफ़ी लेकर आपको बुलाया है अपने रूम में। अंतरा दानिश का जिक्र सुन थोड़ा हड़बड़ा जाती है और उसे देखते हुए बोली, पर वो बाहर गए थे ना, क्या वो अभी आए हैं? अंतरा उससे पूछी, जिसे सुनकर नौकरानी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी मैडम वो अभी आए हैं। अंतरा ने फिर कुछ नहीं कहा। उसका दिल वैसे भी धड़क रहा था और वो फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए उसे जाने के इशारा करती है और फिर खुद नीचे जाती है। वो किचन में जाकर मुंह बनाते हुए बोली, इतनी रात को कोई शैतान ही ये सब पीता होगा, और मैं ही क्यों, और नौकर भी तो है ना घर में, पर नहीं उस वैम्पायर को तो मुझे ही परेशान करना होता है ना। यही सब बड़बड़ाते हुए वो कॉफ़ी बनाने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वो कॉल उसके भाई अर्थव का था, जिसे देखकर ही उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो एक नज़र कॉफ़ी को देखती है जो अब तक बन चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए एक नौकर से कॉफ़ी मग में डालकर ऊपर दानिश के पास भिजवा देती है और खुद अर्थव का कॉल रिसीव कर अपने रूम में आ जाती है और अथर्व से बातें करने लगती है। उसे अभी अपने भाई से बात करना ज़्यादा सही लगा था। उधर दानिश अपने रूम में सारी लाइट्स ऑफ कर सोफे से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद किए था। अंधेरे में उसका ऑरा और भी भयानक नजर आ रहा था। वो अभी बैठा ही था कि उसके गेट पर नॉक होता है। दानिश गंभीर आवाज में बोला, अंदर आओ। तो एक नौकर कॉफ़ी लेकर संभलते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर आपकी कॉफ़ी। दानिश उसकी आवाज़ सुनकर अपने दांत पीस लेता है और अपने हाथ में पकड़े बटन को प्रेस करता है, जिससे लाइट्स जल जाती है और दानिश उस कॉफ़ी को बिना भाव के देखता है। वो नौकर मुश्किल से खड़ा था वहाँ। दानिश उसे फिर कॉफ़ी टेबल पर रखकर जाने का इशारा करता है। वो नौकर रखकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। दानिश उस कॉफ़ी मग को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे सूंघते हुए फीलिंग लेस होकर बोला, सिली गर्ल तुम ऐसा क्यों करती हो? ये कहते हुए उसका चेहरा कठोर हो गया। वहीं अंतरा अपने रूम में अभी भी अर्थव से बात कर रही। अर्थव उसे बचपन की कई सारी बातें बता रहा था, जिसे सुनकर अंतरा काफ़ी खुश लग रही थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा एक तेज आवाज़ से खुला, जिससे अंतरा एकदम से सहम गई और तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगी और दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर वो और भी घबरा गई और उसने हकलाते हुए धीरे से कहा, आप। दानिश अपने हाथों में कॉफ़ी का मग पकड़े उसके करीब आने लगता है। उसकी आंखें बेरहम थी, जो एकटक अंतरा को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए देख रही थी। अंतरा की पकड़ फ़ोन पर कस गई और वो दानिश को देखने लगी जो पास आ रहा था। दानिश उसके पास आया और उसके हाथ में फ़ोन को देखते हुए बिना भाव के बोला, किससे बात कर रही हो लिटिल गर्ल? उसके मुंह से लिटिल गर्ल वापस से सुनकर अंतरा को अपने बचपन का याद आने लगा, जिस वजह से उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल आने लगी। पर तभी दानिश ने अपने हाथों में लिए मग को वहीं तेजी से फ्लो पर पटकते हुए अंतरा की कमर कसकर पकड़ते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है, आंसर मी। अंतरा एकदम सहम गई उसके ऐसे कप तोड़ने से, जिस वजह से उसके हाथों से फ़ोन छूटने गया। पर दानिश ने उस फ़ोन को पकड़ लिया और उसमें भाई नाम देखा, जिसे देखकर उसने वापस से फ़ोन को ज़मीन पर लगभग पटकते हुए छोड़ दिया, जिससे अंतरा का फ़ोन सीधे वहाँ पड़े कॉफ़ी में लगभग मिल गया और अंतरा तुरंत नीचे देखने लगी। उसका फ़ोन अब तक खराब हो चुका था। उसकी आंखें नम हो गईं और फिर दानिश उसे छोड़ते हुए बिना भाव के बोला, अगले 5 में मुझे दोबारा कॉफ़ी चाहिए और इस बार गलती से भी किसी और के हाथों से मत भेजना, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। ये बोलकर वो अपने लेदर शूज से जानबूझकर उसके फ़ोन को मसलते हुए वहाँ से चला गया। वहीं अंतरा अभी भी ऐसे ही खड़ी थी, उसकी आंखें भर आई थी। उसे समझ नहीं आया कि दानिश ने आखिर ऐसा क्यों किया। अंतरा नीचे झुककर अपना फ़ोन देखती है जो कुचला जा चुका था। अंतरा सिसकते हुए वापस खड़ी हुई और सीधे रूम से बाहर निकल गई और ऐसे ही रोते हुए किचन में गई और उसने वापस से कॉफ़ी बनाया और उसे गुस्से से मग में डाला। तभी उसे वहाँ मिर्ची पाउडर दिखा, जिसे देखकर उसने टैश में आकर उसमें से मिर्ची निकाली और 3-4 चम्मच भर भर कर कॉफ़ी में डालते हुए सिसकते बोली, बहुत शौक है ना गुस्सा करने का और मुझ पर चिल्लाने का, पियो मिर्ची वाली कॉफ़ी और करो गुस्सा। ये बोलते हुए अंतरा उस मिर्ची वाली कॉफ़ी को मग में डालकर लिफ्ट से ऊपर गई और सीधे दानिश के रूम में बिना नॉक किए चली गई। दानिश उस समय ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसने बिना अंतरा को देखे कहा, बहुत जल्दी में हो सिली गर्ल, क्या बात है? ये बोलते हुए दानिश मुड़कर उसे देखने लगा, जो गुस्से से अपने हाथों में कॉफ़ी लिए खड़ी थी। अंतरा उसे बिना देखे बोली, आपकी कॉफ़ी यही चाहिए था ना आपको?
दानिश उसके पास आते हुए नामे सर हिलाकर बोला, नो सिली गर्ल, मुझे बस यही नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारी प्रिंसेस खुद के पास चाहिए थी। कोट। उसकी बात सुनकर अंतरा आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। दानिश उस देखते हुए कॉफी लेते हुए बोला, आगे से ऐसा काम मत करना कि मुझे गुस्सा आए, ओके। अंतरा ने घूरकर उसे देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसके कॉफी पीने का वेट करने लगी। दानिश एक नज़र उस कॉफी को देखता है जिसे देखकर वो टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह तो सिली गर्ल, यू आर ऑन फायर हम्मम। उसकी बात सुनकर अंतरा समझ नहीं पाती और दानिश उस कॉफी का शिप लेने लगता है। अंतरा बस दानिश के मिर्ची लगने का वेट कर रही थी। उसे दानिश को परेशान देखना था, पर दानिश उसे देखते हुए बिना कोई रिएक्शन दिए कॉफी पिए जा रहा था, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूज होकर मन ही मन बोली, कहीं मैंने गलती से मिर्ची की जगह कुछ और तो नहीं डाल दिया। तभी तो इन्हें मिर्ची नहीं लग रही, पर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था। वो यही सब बोल रही थी कि दानिश अपनी कॉफी खत्म कर मग को टेबल पर रखते हुए अंतरा की कमर वापस से पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए बोला, डोंट वरी, तुमने मिर्ची ही डाली थी और जिसका टेस्ट अभी मैं तुम्हें करवाता हूँ। अंतरा उसकी बात सुनकर एकदम से कपका गई और वो कुछ भी कह ही आकर पाती दानिश ने उसके होठों को अपने होठों में लगभग भर लिया। अंतरा की आंखें कसकर बंद हो गई और तभी उसे अपनी टंग दानिश के टंग पर फील और उसे तीखा लगने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और दानिश को खुद से दूर करने लगी, पर दानिश उससे दूर होने के बजाय उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेड पर ले जाता है और उसे लेटाकर खुद उसके साइड लेटकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठ को चूसने लगता है और अपने पैरों को अंतरा के पैरों से जोड़ देता है। अंतरा पूरी तरह उसकी बाहों में थी, वो हिल डुल भी नहीं पा रही थी। दानिश उसे तब तक किस करता रहा जब तक कि दोनों के मुंह का टेस्ट एक जैसे नहीं हो गया। अंतरा को अब तीखा नहीं लग रहा था, पर दानिश अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा था। अंतर को सांस दानिश के सांसों से मिल रही थी, जिस वजह से वो सांस ले पा रही थी, वरना दानिश उसे बहुत प्रेशर से चूम रहा था। अंतरा की पकड़ उसके बालों में कसी थी। रूम का माहौल डिम था और दानिश अंतरा को चूमे जा रहा था।